नमस्कार मित्रों, मैं आपको अपनी लिखी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मैं देवी नहीं। मेरा नाम साधना सिंह है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है, सुचिता ने कुशा को लगभग नकारते हुए कहा। मैं सही कह रही हूँ, मेधा की सास बहुत बुरी हालत में है, कुशा बोली। उनके 3 बच्चे हैं। बेटी की शादी गोरखपुर कर चुकी हैं। बड़ा बेटा परिवार समेत सुल्तानपुर में रहता है। इस शहर में केवल उनका छोटा बेटा यानी मेधा का पति और मेधा ही रहते हैं। उनकी बेटी और बड़ा बेटा यहाँ कभी नहीं आते हैं। मेधा की सास गन्ना विभाग में क्लर्क के पद पर थीं। ये नौकरी उन्हें उनकी पति की मृत्यु के बाद मिली थी। इनके पति तो विभाग में अफसर थे, पर इन्हें इनकी शिक्षा के आधार पर क्लर्क का ही पद मिल पाया था। इन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उनकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है। शरीर साथ नहीं देता है। दिन भर घर के बाहर के चबूतरे पर बैठी रहती हैं। बीमार भी रहती हैं। उन्हें इस वक्त जरूरत है कि कोई उनके साथ रहता और सेवा करता। बेचारी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पेंशन मिलती है, खाने पहनने के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, पर रुग्णावस्था और साथ में अकेलापन तो दोधारी तलवार जैसा हो गया है। उनकी अवस्था देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन इस मेधा को देखो, कैसी पत्थर की बनी है। अपना फर्ज क्यों नहीं निभाती है? कुशा ने सुचिता के सामने समाज सेवी मेधा का एक अलग व्यक्तित्व परोस दिया। मेधा एक सभ्य, सुशील, कर्मठ और सुलझे विचारों वाली महिला थी। वह जिस कॉलोनी में रहती थी, वहां का प्रत्येक व्यक्ति उसकी तारीफ करता था। मेधा का पति छाया के समान उसका साथ देता था। वे दोनों हमेशा हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। पूरी कॉलोनी में हर किसी के यहाँ नामकरण से लेकर अंतिम संस्कार तक की सारी व्यवस्थाओं में ये पति पत्नी साथ देते थे। दोनों पति पत्नी हर रविवार ढेर सारा खाना एक रिक्शे पर लेकर निकल जाते और रास्ते में जहाँ कहीं कोई भूखा, भिखारी, मजदूर दिखता तो खाना खिलाते। उपकार करना उनका नियम था। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो वह भागकर मेधा के पास आता, क्योंकि वह किसी को उसकी समस्या समाधान का रास्ता सुझा देती थी। ऐसा लगता था कि मेधा पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा थी। समाज सेवा ही उसका परम धर्म था। सभी कहते थे, ये तो एक साधु स्त्री है, करुणा और दया की खान है। एक दिन सुचेता को मेधा रास्ते में मिली। दोनों हालचाल पूछने लगी। घर पास ही था तो मेधा ने सुचेता से घर चलने की जिद की। सुचेता के दिमाग में कुशा ने जो एक दुविधा डाल दी थी, उसका उत्तर भी उसे जानना था, इसलिए वह मेधा के साथ चली गई। मेधा, तुम तो एक देवी हो। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बातें करती हो? मैं एक मानवी भर हूँ, देवी नहीं। नहीं नहीं, पूरी कॉलोनी तुम्हारी मुरीद है। सभी तुम्हारी सकारात्मक सोच, उत्तम कार्यों के लिए सम्मान करते हैं, देवी मानते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं देवी नहीं हूँ। अच्छा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुचेता इसी उधेड़बुन में थी कि कैसे इससे इसकी सास के बारे में पूछूं कि मेधा ट्रे में 2 कप चाय और बिस्किट लेकर आ गई। 2-3 मिनट बीत गए तो मेधा ने कहा, क्या बात है दीदी, इतना चुप क्यों हो? कोई समस्या है तो बताइए। सुचेता कुछ क्षण मेधा को देखती रही, फिर बोली, प्रश्न तो है, पर मैं डर रही हूँ कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। मेधा ने सुचेता के दोनों हाथ पकड़ रखा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी और अपने उत्तर से आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप निश्चिंत होकर पूछो। तुम कभी भी किसी की मदद को मना नहीं करती हो, पर मैंने सुना है कि तुम्हारी सास भी बीमार और लाचार हैं, तो तुम या तुम्हारे पति उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? मेधा कुछ देर जमीन ताकती रही, फिर बोली, ये मेरी दर्द भरी कहानी है।
आपको संतुष्ट करने का वादा किया है तो सब बताऊंगी। 15 साल पहले हम सब अपने पुश्तैनी मकान में साथ ही रहते थे। मैं पूरी कोशिश करती थी कि ससुराल में सबको खुश रख सकूं। शादी के 5 साल बड़े अच्छे गुजरे। महेश और मैं बड़े खुश थे। महेश एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर थे। मेरा खूब ध्यान रखते थे। घर में सारी सुख सुविधाएं थी। 5 साल के बाद महेश के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। शाम को 5:30 बजे वापस आने वाला पति अब रात में 9-10 से पहले आता ही नहीं था। हमेशा मुझ पर प्रेम उड़ेलने वाला पति अब मुझसे कटा कटा रहता था और झगड़ा करने का मौका ढूंढता था। फिर मैंने अनुभव किया कि महेश ने पीना भी शुरू कर दिया है। मैं रोज महेश को समझाने की कोशिश करती और सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्ता भी देती, पर सब फजूल था। लगभग 6 महीने बाद मेरे लिए एक फोन आया। उधर से एक पुरुष आवाज थी। भाभी जी, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने से महेश का ऑफिस की नई क्लर्क रोमा से अफेयर चल रहा है। अक्सर ही आधी छुट्टी लेकर रोमा के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमाघर जाता है। मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ और नहीं चाहता हूँ कि उसका घर टूटे। पिछले 6 महीने से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके सिर पर तो आवारागर्दी का भूत सवार है, इसलिए मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पत्नी हैं, शायद कुछ संभाल सकें। और फोन कट गया। मैं कुछ देर के लिए सन्न रह गई, फिर आंखों से आंसू की लड़ी लग गई। थोड़ा मन शांत होने पर मैंने निश्चय किया कि मैं यूं आसानी से सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकती। मैं जरूर महेश को इस गर्त से निकालूंगी। अब मैं समझ गई थी, महेश का पीना, झगड़ा करना, देर से आना, सब इसी चरित्रहीनता की कड़ी था। शाम को मैंने महेश को फोन किया कि आप रात में क्या खाओगे? महेश झुंझलाते हुए बोले, मैं नहीं खाऊंगा। होटल एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, डिनर भी वहीं रखा गया है। फिर मैंने कॉल बैक करके उनके मित्र से विनती की कि आप मुझे बताएं कि महेश इस समय कहाँ हैं। वह बोले, भाभी जी, मैं अभी पता करके बताता हूँ। लगभग आधे घंटे के बाद महेश के मित्र का फोन आया। उन्होंने बताया कि महेश रोमा के साथ होटल टियारा में है। मैं तैयार होकर बाहर जाने के लिए अपने कमरे से निकली तो मेरी सास चीखी, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? मैं भी अकेले, कुछ शर्म बची है? सब खत्म हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि उस समय समझ में आ रहा था कि सच बताने से मेरे पति की बदनामी इसी घर में ही हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास अपने कमरे में चली गई तो मैं चुपके से घर के बाहर आ गई और ऑटो करके होटल टियारा पहुंची। होटल में नीचे बने रेस्टोरेंट में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मेरे पति दाएं कोने वाली टेबल पर एक लड़की की आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं। मैं वहां जाकर खड़ी हो गई। कुछ क्षण तक उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, पर जैसे ही मेरे पति ने मुझे देखा तो झटके के साथ उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम यहाँ कैसे? वह लड़की महेश से बोली, ये कौन है? मैं लगभग चीखी, मैं इनकी पत्नी हूँ, और उस लड़की के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वहाँ एक अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया। होटल का स्टाफ भी वहाँ आ गया। एक बैरे ने चुपके से मेरे कान में कहा, ये तो अक्सर इसके साथ यहाँ आते हैं, रजिस्टर में अपनी पत्नी के नाम से एंट्री कराते हैं और कुछ घंटों के लिए कमरा भी बुक करते हैं। बाद में मैं और महेश घर पहुंचे तो दरवाजे पर मेरी सास और मेरे जेठ लगभग लड़ने के अंदाज से खड़े थे। सास चीखी, बिना बताए कहाँ चली गई थी? महेश इशारे से सबको घर के अंदर ले आए। उस रात घर में खूब झगड़ा हुआ। मेरी सास और महेश के भाई के हिसाब से महेश एक मर्द है, वह किसी के भी साथ संबंध बना सकता है, मुझे उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। उन लोगों के अनुसार मुझे घर, खाना और कपड़ा मिलता है, जो मेरे लिए बहुत है। वे तीनों कहने लगे, तुमने सारे बाजार महेश को बदनाम कर दिया, और जो महेश सरे बाजार करते हैं उससे क्या महेश की तारीफें होंगी? मैं बोली थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरी एक भी न चलने दी गई। मेरी सास ने कहा, मेरे बेटे की बदनामी कर रही है? इतना ही बुरा है तो तुम उसे तलाक दे दो, हम उसकी शादी रोमा से करवा देंगे। लगभग पूरी रात बहस चलती रही।
और अंत में मैंने महसूस किया कि मेरे पति की सारी गलतियां मेरे ही ऊपर थोप दी गई थी। मेरी सास ने कहा कि केवल तुम ही जिम्मेदार हो। महेश का शराब पीना और अनैतिक संबंध बनाना उन लोगों के अनुसार मेरी वजह से था। फिर मेरे ऊपर ऐसे गंदे गंदे आरोप लगने लगे जिन्हें करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे, तुम महेश की सारी तनख्वाह हड़पना चाहती हो, तुमने शादी से पहले कई लोगों से अनैतिक संबंध बनाए, और ना जाने क्या क्या। 6 और महीने इसी तनाव में गुजर गए। मेरे लिए ससुराल का माहौल एक जेल खाने जैसा हो गया था। वहां मैं बिल्कुल अकेली थी। आए दिन मेरे ऊपर आरोपों की झड़ी लग जाती थी। सबसे दुख की बात थी कि महेश भी उसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अब तो लगभग रोज ही कहा जाने लगा था कि तुम यहाँ से जाओ, इस घर से निकलो और महेश से तलाक ले लो। मेरी सास ने एक औरत होकर भी दूसरी औरत यानी मेरे लिए जीवन के सारे सेतु तोड़ने की भरपूर कोशिश की। कई बार आत्महत्या का मन होता था, पर माँ के संस्कार मुस्कुराते हुए सामने खड़े हो जाते। अगले 1 वर्ष बाद मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया और धीरे धीरे समाज सेवा से जुड़ गई। उत्कंठा नाम से एक एनजीओ बनाया। 2 साल बाद मैंने वो दर्द भरा आशियाना छोड़ दिया और इस कॉलोनी में आ गई। मगर इन 2 सालों में महेश को समझ आने लगा था कि रोमा को सिर्फ उसके पैसों से मतलब है, और महेश का भाई भी बस पुश्तैनी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही उसे शराब और अनैतिक संबंध के कीचड़ में डुबोकर बर्बाद करना चाहता है। एक दिन महेश यहाँ आए और रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगे। मुझे उनकी आंखों में कुछ सच्चाई दिखी तो मैंने माफ कर दिया। मेरा तो सवाल ही नहीं, पर अब महेश भी अपनी माँ से मिलने नहीं जाते हैं। मैंने कभी भी महेश से ऐसा करने के लिए नहीं कहा। दीदी, इतने सालों में मेरी सोच में बहुत परिवर्तन आया है। हर किसी को माफ कर देती हूँ, पर मेरी सास मेरे होते हुए मेरे पति के अवैध संबंध को वैध बनाने के लिए पूरे प्रयास में लगी थी। बजाय महेश को समझाने के, मैं उसकी शादी कराने पर उतारू थी। ये आज भी मुझे कचोटता है। मैं पूरी तरह इंसान हूँ दीदी, देवी नहीं। यह कहकर मेधा चाय के खाली कप ट्रे में रखने लगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।